Capacitance of parallel plate capacitor when a dielectric slab is introduced between the parallel plates of the capacitor। यहां से आप इतना डीपली सिचुएशन को लेंगे कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए और आपका क्वेश्चन ना छूटे। सबसे पहले आपको पता है कैपेसिटर क्या है। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड एनर्जी को स्टोर किया जाता है। इसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कंडेंसर कहा जाता है और इसका यूज सीलिंग फैन वगैरह में किया जाता है। कंसेप्ट क्लियर? सिर्फ सीलिंग फैन में इसका यूज नहीं होता, जो समरसेबल वगैरह है उसमें भी कैपेसिटर का यूज होता है। मतलब कैपेसिटर का यूज होता कहाँ है? जहां में एकदम से बहुत ही ज्यादा चार्ज की आवश्यकता होती है, उस जगह आप कैपेसिटर का यूज करते हैं, जिसे कंडेंसर कहा जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर वर्ड तो हो गया क्लियर। हमारे सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में। इसके अंदर दो पैरेलल प्लेट होती हैं और पैरेलल प्लेट के बीच एक बहुत ही बारीक शीट होती है, बिल्कुल ऐसी जैसे कि एक पन्नी हो, और वो शीट माइका कहलाती है, जो एक डाइलेक्ट्रिक होता है। अब आपके दिमाग में एकदम से क्वेश्चन पुटअप होना चाहिए, सर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है? हमें पढ़ाया गया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमें पढ़ाया गया है डाइलेक्ट्रिक, लेकिन ये नहीं पता कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। ध्यान दीजिए, हमारे पास एक इंसुलेटर है, सिंपल इंसुलेटर, फॉर एग्जांपल कार्बन। अगर मैं सिंपल इंसुलेटर को रख दूं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है मेरे पास एक मेटेलिक शीट ये है, एक मेटेलिक शीट ये है, इसे बैटरी के मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया और इसे बैटरी के नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। जिसे मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, और जिसे मैंने नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर? ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? इसे मैंने ई नोट कंसीडर कर लिया। अब इसके बीच मैंने क्या रखा? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी, मैंने डाइलेक्ट्रिक को रखा। पहले मैंने सिंपल इंसुलेटर रखा है, मैंने सिंपल इंसुलेटर को देखा, उसके अंदर उसके बिहेवियर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, वो एज इट इज रहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर भी। लेकिन अगर वो एक डाइलेक्ट्रिक है तब क्या होगा? जब उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ माइग्रेट होंगे और अपनी जगह को खाली छोड़ देंगे। मतलब उसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उसे मैंने ईएम कंसीडर कर लिया है। कंसेप्ट क्लियर? मुझे पता है वास्तविक तौर पर प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं आपसे, अगर ये 100 है तो इसकी वैल्यू 10 तक होती है, मतलब ये 10% के आसपास डेवलप होता है। कंसेप्ट क्लियर? तो आप सिंपल लैंग्वेज में कभी भी वाइवा में या फिर कंपटीशन के क्वेश्चंस में अगर एमसीक्यू बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से पहचानेंगे कि वो डाइलेक्ट्रिक है या सिंपल इंसुलेटर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगर मैं 2000 सीपीएमटी की बात करता हूं तो याद रखेंगे, अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इंसुलेटर को रखते हैं और वो इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो जाता है, तब आप उस इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। मतलब डाइलेक्ट्रिक एक स्पेशल इंसुलेटर होता है जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो जाता है। यहां तक समझ आया? ये अपना माइंड में जब आप वीडियो देखेंगे ये क्वेश्चन आप कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट लिख लेंगे कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है किसी एक स्पेशल इंसुलेटर को और वो स्पेशल इंसुलेटर इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो जाता है तो उसे डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर? अब इसका काम क्या है? यहां से बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पुट अप होगा कि इसके काम क्या है। ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था और हमेशा जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बचेगा। अगर ये 100% था तो लगभग 10% कम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रह जाएगा? 90%, जिसके कारण वोल्टेज भी अप्रॉक्स कितना रह जाएगा? 90%। और मेरे पास फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। जब वोल्टेज 100% से 90% रह गया है, घट गया है, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि
डाइलेक्ट्रिक स्लैब का यूज कैपेसिटर में क्यों किया जाता है? तो आप कहेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच इसलिए रखा जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को बढ़ा सके। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? मेन काम इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बढ़ाना है। 100% समझ आ गया? पक्का? 100%? चलिए, अब ये एक्सप्रेशन मैंने इसलिए कराया और कंपटीशन का बच्चा भी पूरा एक्सप्रेशन इसलिए करेगा, मुझे पता है एमसीक्यू आने वहां एक्सप्रेशन आना ही नहीं। सबसे बड़ी गलती ड्रॉपर बच्चों की होती है, वो एक्सप्रेशन फॉर्मूला कहां से आया वो नहीं जान पाते पूरे साल, और फिर कहते हैं मैंने पूरे साल मेहनत करी और मेरे नंबर आए 50 या 55 नंबर 180 में से मेडिकल में। वो गलती उनकी अपनी है, उन्होंने अपने लिए खुद गड्ढा खोद दिया सिर्फ फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन से। ठीक है जी? जब तक यही नहीं पता फॉर्मूला किस तरीके से आया तब तक आप उस फॉर्मूले को मोल्ड नहीं कर सकते, और जब तक आप उस फॉर्मूले को मोल्ड नहीं कर सकते कि फॉर्मूला तो एक ही है, न्यूमेरिकल्स अलग अलग टाइप के हैं, तो उस फॉर्मूले को अलग अलग टाइप में किस तरीके से फिट बिठाना वो तब पता चलेगा जब पता चले कि फॉर्मूला आया कैसे। आ गया समझ? 100% समझ आ गया? अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन यह है कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट्स के बीच कैपेसिटर की रख दिया जाए तब उसके कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने कंसीडर कर लिया एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये, और दोनों प्लेट के बीच की दूरी है स्मॉल डी, और दोनों प्लेट का कॉमन एरिया मतलब दोनों का एरिया बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर? दोनों का एरिया बराबर है और दोनों प्लेट का मटेरियल भी सेम है। यहां तक समझ आया? अब इन दोनों के बीच मैंने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जिसकी थिकनेस टी है। यहां तक समझ आया? इसकी थिकनेस टी है। अब यहां ध्यान देंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, एक प्लेट पॉजिटिवली दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज थी। जब आपने कैपेसिटर पढ़ा था मैंने मान लिया ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इसके बीच आपने क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो विदाउट डाइलेक्ट्रिक था वो किस तरफ था, इस तरफ। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर इसके इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट हुए और अपनी जगह को इन्होंने खाली छोड़ दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव सेटअप हुआ इस तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मैंने क्या कंसीडर कर लिया, EM। यहां तक समझ आया सभी को? अब इतना आप लिखेंगे भी ताकि आप न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की एबिलिटी डेवलप कर सके अपने अंदर। ध्यान दो जरा, मैंने मान लिया लेट इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, और ये मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक के कारण है। स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और टी लिया मैंने थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। यहां तक समझ आया? 100%। और ए ले लिया मैंने एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डाइलेक्ट्रिक। यहां तक सभी की समझ आ गया? अब ध्यान देंगे आप, जरा ध्यान से देखिए। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक है वो किसी वोल्टेज से डेवलप हुआ था, तो वो वोल्टेज कितना था। वोल्टेज का फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, वोल्टेज इज इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू सेपरेशन। जब मैं वोल्टेज विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात करूंगा
उसे मैं वी नोट मान लूंगा। वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक इंटू डी माइनस टी, क्योंकि अब सेपरेशन कितनी बचती है, डी माइनस टी। टी सेपरेशन को तो डाइलेक्ट्रिक ने फिल कर दिया, अब वैक्यूम के अंदर सेपरेशन कितनी बची, डी माइनस टी। ठीक है जी। अब वोल्टेज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक वो Vm EM इंटू टी, तो नेट वोल्टेज कितना हुआ, V दैट इज इक्वल टू V नोट प्लस Vm। अब इन दोनों की आप वैल्यू प्लेस करेंगे, D माइनस टी प्लस EM इंटू टी। अब मैं इस सिचुएशन तक पहुंच गया, मैंने मान लिया K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। अब मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था और आप लोगों को भी पढ़ाया था, फोर्स इन वैक्यूम टू द मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से आप EM की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम अपॉन K, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये वैल्यू उठा करके यहां प्लेस करेंगे, V इज इक्वल्स टू E नॉट D माइनस टी प्लस E नॉट अपॉन K इंटू टी। यहां से आप E नॉट कॉमन लेंगे, V इज इक्वल्स टू E नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, 100% समझ आया। अब ध्यान दीजिएगा, मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। गॉस थ्योरम से आता है फॉर्मूला, याद है, जहां सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। यहां तक समझ आया। पुट दिस वैल्यू हेयर, और आपके पास सिचुएशन जनरेट हो गई, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। यहां से मुझे पता है कैपेसिटेंस, इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन, इस वोल्टेज की वैल्यू उठा करके यहां रखिएगा, तो C इज इक्वल्स टू आया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। इस Q से Q कैंसिल और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये आपके पास एक यूनिवर्सल फॉर्मूला तैयार कर दिया मैंने। ये आपके पास यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सारी सिचुएशंस ये गिवन होंगी आपकी कंपटीशन क्वेश्चन में, CUT के एग्जाम में, या फिर आपको CBSE ISC के MCQ में। कॉन्सेप्ट क्लियर। वहां आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा तो आप ये बताएंगे, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पूछा जाता तब आपसे कहा जा सकता है, इफ सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज D and thickness of dielectric slab is D by 2, if K is the dielectric constant of the dielectric slab, what will be the capacitance of the capacitor? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है जी, यहां तक लिखेगा, स्पेशल केस कराने स्टार्ट करूंगा मैं फास्ट। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कहां से लिखेंगे, जब आप वीडियो देखेंगे ना तब आप साथ साथ नोट्स में, जो रिवीजन बैच की नोट्स हैं उसमें आप साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत समय लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आप ये लिखेंगे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज जस्ट हाफ
टू द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ठीक है जी। मतलब क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की वो डी बाय, अब आप इस सिचुएशन को टी की जगह प्लेस कर दीजिए जरा, तो आपका आंसर क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू इंटू के। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहां से आपके पास आया ए एप्सिलॉन नॉट, डी बाई टू यहां से बचेगा, प्लस डी बाई टू इंटू के यहां बचेगा। डी बाई टू कॉमन ले लीजिएगा, 1 प्लस 1 अपॉन के। आगे समझ? 100% समझ आ गया? अब भाई ये 2 ऊपर ले जा, ये आंसर है। कंसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? अब थोड़ा सा ना सिचुएशन बदल गई। क्वेश्चन में क्या कह दिया गया, मान लीजिए पहले जब दो प्लेट्स के बीच कुछ भी नहीं था तब उसका कैपेसिटेंस सी नॉट था, और अगर दोनों प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी गई है जिसकी थिकनेस d by 2 है, where small d is the separation between plates and k is the dielectric constant of the slab, then what will be the new capacitance of the capacitor? समझ आया? अब आपको क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि जो दोनों प्लेट हैं उनके बीच जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, सेम सिचुएशन दे दी गई, और थिकनेस d by 2 है, लेकिन पहले कैपेसिटेंस कितना था, सी नोट। तो आप याद रखेंगे सी नोट की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो सिर्फ आप सी नोट प्लेस कर देंगे और आपके पास कैपेसिटेंस कितना आएगा, 2 इंटू सी नोट अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन के। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? पक्का? एक क्वेश्चन और लिखिएगा, ये आप खुद लिखेंगे स्वयं हाथों से, जल्दी लिखो। ये बाद में नोट करिए, आप नोट जब करेंगे ये क्वेश्चन का आंसर तब लिखेंगे जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, वीडियो देखते समय। अब क्वेश्चन लिखेगा एक, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, व्हाट विल बी द इफेक्ट on the capacitance of parallel plate capacitor, what will be the effect on the capacitance of the parallel plate capacitor if a metallic sheet introduced between parallel plates, metallic sheet introduced between parallel plates and its thickness is equal to the separation between plates, and its thickness is equal to the separation between parallel plates। अब देखिए जरा ध्यान से, आपके पास फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये आपके पास फॉर्मूला है। आपको कहा गया है कि टी की वैल्यू डी के बराबर है, और जो बीच में इंट्रोड्यूस किया गया है वो डाइलेक्ट्रिक नहीं, वो एक मेटेलिक शीट है। आपको पता होना चाहिए मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब आप C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी रखेंगे क्योंकि T की वैल्यू D के बराबर है, प्लस T की जगह फिर D, लेकिन यहां इन्फिनिटी, और आपके पास आंसर आया इनफाइनाइट। यहां से 0 आएगा, यहां से 0 आएगा, समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आई, सर जब एक मेटेलिक शीट को पैरेलल प्लेट के बीच रखने पर कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाती है, तो फिर डाइलेक्ट्रिक बनाने का झंझट क्यों पाला, हम तो इनफाइनाइट कैपेसिटी करते और पंखे की रफ्तार इनफाइनाइट होती।
समझ आ गया? लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है, चार्ज इज इक्वल्स टू C इंटू वी, तो C इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। जब C इनफाइनाइट हो जाएगा तो वोल्टेज, अब जब वोल्टेज ही नहीं होगा तो फिर फैन चलेगा किस तरीके से? समझ आ गया? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखवा देता कि हाँ ये है, ये है। 2 या 3 दिन आप याद रखते जिस दिन तक वीडियो देखते हैं, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करने के लिए बैठते तब आपसे क्वेश्चन मिलता। समझ आ गया? 100% समझ आया? अब एक बेहतरीन क्वेश्चन उठ गया यहां से। क्या? एक सवाल लिखेगा, इफ एक्स एंड वाई, इफ, ये लिख लीजिए, पहले आंसर कर लीजिए इसका पूरा। आंसर कर लीजिए पूरा इसका जल्दी। अब देखिए जरा क्वेश्चन लिखेगा, इफ एक्स एंड वाई आर टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, given in the figure, ठीक है, what will be the ratio of their stored energy की रेशो क्या होगी? ध्यान दीजिए जरा, इस तरीके के क्वेश्चन को आप किस तरीके से टैकल करेंगे। सभी बच्चों का ध्यान यहां हो, किसी के हाथ में पेन ना हो। अभी मैंने ध्यान दिया है, कैपेसिटर X है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K दिया हुआ है, और Y कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट्स के बीच एयर है। एयर के लिए K की वैल्यू 1.008 भले ही होती है, लेकिन आप कंसीडर 1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी? 1 कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? सबसे पहले देखिएगा, दोनों की जो कैपेसिटेंस है उसकी रेशो क्या होगी। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा। तो कैपेसिटेंस ज्यादा किसका होगा? X। किसका होगा? X का ज्यादा होगा। कितना होगा? 6 टाइम्स ज्यादा। आ गया समझ? अब स्टोर्ड एनर्जी, फिर मैंने देखा पूरा सर्किट सीरीज में है। किसमें है? सीरीज में स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2C इंटू क्यू स्क्वायर। Q इज द चार्ज, दोनों सीरीज में है, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, तो U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो स्टोर्ड एनर्जी ऑफ X अपॉन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ Y, कैपेसिटेंस ऑफ X, Y का कैपेसिटेंस 1 और X का 6 है। तो स्टोर्ड एनर्जी का जो रेशो आया आपके पास 1:6 आया। अब यहां से मैं एक फंडे में आपको इसका पूरा का पूरा टेक्स्ट समझाऊंगा। क्या? अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो सीरीज में कैपेसिटर अगर लगे हैं तो एनर्जी कम होगी। कैपेसिटेंस ज्यादा, स्टोर्ड एनर्जी कम अगर अरेंजमेंट सीरीज है। कैपेसिटेंस ज्यादा, स्टोर्ड एनर्जी भी ज्यादा अगर अरेंजमेंट पैरेलल है। यहां तक समझ आया? 100% हर एक बच्चे की समझ आया? पक्का? नोट कीजिए फास्ट। थोड़ा तेज लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फास्ट।
हो गया भाई, रफ कर दूं है। सेम क्वेश्चन दोबारा से उतारिएगा, बस फिगर चेंज होगी। सेम क्वेश्चन दोबारा लिखिए, उसमें फिगर चेंज है, बस फिगर चेंज कर दी मैंने। अब एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। अब सिर्फ अगर इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं क्या कि कैलकुलेट द स्टोर रेशियो ऑफ स्टोर्ड एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एक्स एंड वाई गिवन इन द फिगर, सिर्फ ये कहा गया है, ना तो सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के बीच की बात करी गई है क्वेश्चन में, ना ही एरिया ऑफ द प्लेट्स के बीच की बात की गई है। तो जिस चीज की बात नहीं की जाए तो मतलब है वो चीज कांस्टेंट है, मतलब दोनों के बीच की सेपरेशन भी बराबर है दोनों के, और एरिया भी बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर, आ गया समझ। अब ये तो सही है, यहां पर एयर गिवन होगा, ये एयर है, ये क्वेश्चन तैयार हो गया। क्वेश्चन पे फिगर बनाइए जरा जल्दी फास्ट, और फिर सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। ये फिगर बना ली, अब ध्यान दीजिए। अब ये कैपेसिटर है पैरेलल में, तो आप पैरेलल का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ CV स्क्वायर। सवाल है सर हमने पैरेलल में फॉर्मूला यूज क्यों किया? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, दोनों पर बराबर वोल्टेज है, तो वोल्टेज के कांस्टेंट को आप हटा देंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बचेगा C के। U directly proportional to C, U is the stored energy of the capacitor and C is the capacitance. तो stored energy of X, stored energy of Y, capacity of X, capacity of Y. X की कैपेसिटी 6 टाइम्स ज्यादा है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी 6 टाइम्स ज्यादा है, तो रेशियो आपकी उल्टी हो जाएगी 6:1। तो कभी भी आप रेक्टिफिकेशन करके मत जाइएगा, देख लीजिएगा कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल में है, और कौन सा फॉर्मूला सीरीज में लगाना है, कौन सा पैरेलल। जब दोबारा आप वीडियो को देखेंगे तो इस चीज को आप अच्छे से एनालाइज करेंगे। समझ आ गया? नोट कीजिए फास्ट।